नमस्कार, मुद्दागरा में देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है हाथरस कांड से जुड़ी हुई। पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह ने हाथरस कांड के आरोपियों के परिवार वालों से मुलाकात की और इस दौरान मानवेंद्र सिंह के साथ निर्भया के आरोपियों के वकील रहे एपी सिंह भी मौजूद थे, जो अब आरोपियों की ओर से केस लड़ेंगे। पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह ने सभी आरोपियों को बेकसूर बताया और उन्होंने दावा किया कि कुछ लोगों ने निर्दोषों को फंसा दिया। पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे या नहीं, इस पर मानवेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने अभी पीड़ित परिवार से मुलाकात पर फैसला नहीं लिया है, वो आगे तय करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मानवेंद्र सिंह और वकील एपी सिंह पहुंचे हैं इस वक्त आरोपियों से मिलने के लिए। और ये जो घर आप देख सकते हैं, ये घर जो है आरोपी संदीप का घर है और यहीं पर इसी के पड़ोस में आरोपी जो एक रामू है, जो कि अलीगढ़ जेल में फिलहाल बंद है, वो उसका भी घर है। और ये जो रास्ता आप देख सकते हैं, ये जो बाहर निकलता है, यहाँ से 10 कदम अगर हम चलते हैं बाहर तो पीड़ित परिवार का घर आ जाता है। आप तस्वीरें देखिए सीधे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मानवेंद्र सिंह जो है वो बैठे हुए हैं आरोपी के गैलरी में, वो इस वक्त बैठे हुए हैं। एपी सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। एपी सिंह ने साफ साफ कहा कि अब वो इस केस में आरोपियों के वकील होंगे। जिस तरीके से हमने देखा कि निर्भया मामले में वो वकील थे आरोपियों की तरफ से, और लगातार जो है डेथ वारंट को उन्होंने टलवाया था आखिरकार, लेकिन आखिर में फांसी हुई थी। लेकिन यहाँ जो है ये साफ कह रहे हैं कि वो आरोपियों के पक्ष में लड़ेंगे और उनको न्यायपालिका पर पूरी तरीके से भरोसा है। सीडीआर को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि सीडीआर में इसमें लगातार जो बातचीत हो रही थी पीड़ित के भाई और आरोपी संदीप से, आप तस्वीरों में देख सकते हैं सादे रंग की जो पगड़ी पहने हुए हैं वो मानवेंद्र सिंह है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। और उनका साफ साफ ये कहना है कि एपी सिंह की जो फीस होगी वो पे करेंगे, मानवेंद्र सिंह पे करेंगे, उनकी जो सभा है वो पे करेगी और वो किसी भी तरीके से आरोपियों को इस पूरे केस में न्याय दिलाएंगे। उनका कहना है कि निर्दोष है। एक बार मैं आपको और तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एपी सिंह और दिल्ली से पहुंचे हुए हैं मानवेंद्र सिंह, पूर्व सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर आरोपी से मुलाकात करने के लिए। आरोपी रामू और आरोपी संदीप यहीं पे रहते हैं। और ये जो घर है ये आरोपी संदीप का घर है, आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में। तो एपी सिंह अब से वकील होंगे सभी आरोपियों को और इस केस में एपी सिंह पक्ष रखेंगे कोर्ट में सभी आरोपियों का। एपी सिंह का साफ साफ ये कहना है कि उनको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, पुलिस पर पूरा भरोसा है। मानवेंद्र सिंह ने सवाल उठाया कि आखिरकार जो पीड़ित परिवार है वो सीबीआई जांच से क्यों पीछे हट रहा है, नार्को टेस्ट से क्यों पीछे हट रहा है, न्याय सभी को मिलना चाहिए, ऐसा मानवेंद्र सिंह का कहना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मानवेंद्र सिंह, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और सीधे जो मानवेंद्र सिंह हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो पहुंचे हुए हैं इस वक्त आरोपी परिवार से मिलने के लिए। हाथरस मामले में जो आरोपी परिवार है और साथ में इनके साथ पहुंचे हैं एपी सिंह, जो कि निर्भया मामले में आरोपियों के वकील थे। अब बताया ये जा रहा है कि एपी सिंह जो है वो आरोपी संदीप और जो दूसरे आरोपी हैं लवकुश, रवि, तमाम आरोपियों के वो वकील होंगे। मानवेंद्र जी, आज आप पहुंचे हैं यहाँ पे, तो जो आरोपी हैं उनसे मुलाकात हो रही है आपकी, क्या कुछ बातचीत हुई है? और बगल में ही पीड़ित परिवार का घर भी है, तो क्या आप पीड़ित परिवार के यहाँ भी जाएंगे? यहाँ से बातचीत खत्म हो जाए फिर विचार करते हैं, जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो आरोपी परिवार से क्या बातचीत हुई है, क्या कहा इन लोगों ने? आरोपी परिवार कुछ की मदर यहाँ थी, उन्होंने बताया सब हाल। पहले टीवी पे भी उनके स्टेटमेंट आ चुके हैं कि उस दिन उनकी इसकी लड़की की माँ और उसका भाई वो घास काट रहे थे और ये उस लड़की की आवाज, ये भी घास काट रही थी। तो इन्होंने उसको कराने की आवाज सुन के ये उसके पास आई और इन्होंने उस लड़की की हालत देखी। फिर ये गई वहां उसकी माँ के पास कि तुम्हारी लड़की करा रही है, तो उसने कहा कि पता नहीं क्या हो गया कह के वो लगातार घास काटती रही, उसने ध्यान नहीं दिया।
हाथरस पीड़िता का जो आरोपी है उसके जो आरोपी है उनके वकील होंगे आप? हाँ, उनका वकील हूं मैं और बहुत दिन से हूं। सब परिवार वाले वगैरह अप्रोच कर रहे थे हमसे, मिल के टेलीफोनिक हर तरह से। अब सारे फैक्ट सामने आते जा रहे हैं और आज हम लोग मिले हैं, चारों परिवार वाले यहाँ आ गए हैं। पीड़ित जो आरोपी हैं उनके परिवार के लोग आ गए हैं और हम उनसे जैसी सारी बातें कर रहे हैं और आगे की प्रोसीडिंग भी होंगे, क्योंकि प्रथम दृष्टया ये केस ऑनर किलिंग का है लग रहा है। 62 कॉल पीड़िता के फोन से संदीप के फोन पे हुई, 42 कॉल संदीप के फोन से पीड़िता के फोन पे हुई। ये है एफआईआर अंडर सेक्शन 307 की रजिस्टर्ड हुई, पहली बात। दूसरी बात, उसमें कोई गैंगरेप रेप की बात नहीं थी। तीसरी बात, एफएसएल रिपोर्ट जो है, मेडिकल रिपोर्ट, आप तो बहुत पुराने रिपोर्टर हैं, बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं क्राइम के, आपको पता है कोई केस मेडिकल रिपोर्ट पर ही तो चलेगा। जब मेडिकल रिपोर्ट में रेप नहीं है, लेकिन जो 22 तारीख का बयान है पीड़िता का, जो मेडिकल कॉलेज में हुआ अलीगढ़ में, जो दर्ज किया जांच अधिकारी ने, उसका क्या करेंगे? क्योंकि आखिरकार अंतिम में जो पीड़िता का जो बयान होता है उसे ही माना नहीं। पहला बयान क्या होगा? जब वो मोटरसाइकिल पे बैठ के चंदवा थाने गई और पुलिस अधीक्षक ने बयान लिया, उसके भाई ने खुद उसके सामने रिपोर्ट बना के दी, बयान लिख के दिया, जिसमें मेरे पास है, जिसमें छोटा सा लिखा है लास्ट में, जाति से वाल्मीकि हैं। तो ये सब इसका क्या करेंगे? ये सब राजनीति हुई। इसीलिए पहला बयान बिल्कुल ठीक है, पहले बयान में कोई किसी तरह की कमी नहीं है, उसी आधार पर एफआईआर हुई। ये पहला बयान है, इसको पीड़िता के भाई ने खुद लिखा और आप देख सकते हैं, जूम पे कैमरा करके देख सकते हैं, यहां लिखा गया मैं जाति से वाल्मीकि हूं। ये दूसरे की राइटिंग है, छोटा लिखा गया, शब्दों को इंसर्ट किया गया, भरा गया इसमें। ये पूरा बयान, इसमें कहीं रेप नहीं है, कहीं गैंग रेप नहीं है, कहीं इस तरह की बातें नहीं है। तो कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाथरस से अमित सिंह हमारे साथ है, लखनऊ से अजीत सिंह, दिल्ली से अनुराग ढांडा और भोपाल से मनोज शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले अमित का रुख हाथरस में मौजूद है। अमित, यानी देखिए, आप एपी सिंह पहुंचे हैं और बाकायदा पूरे केस को भी उन्होंने समझने की कोशिश कर ली है, यानी उनकी तरफ से तैयारी है, वो लड़ेंगे केस। जी बिल्कुल, वो पूरी तरीके से तैयार है कि इस केस को वो लड़ना है और बार बार वो जिस तरीके से पीड़ित परिवार ने अपना बयान बदला है, अपना स्टेटमेंट बदला है, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। सीडीआर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कॉल डिटेल्स जो लगातार फोन कॉल्स हुए हैं पीड़ित के भाई और जो आरोपी संदीप है उसके बीच में, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री मानवेंद्र सिंह है वो भी पहुंचे हुए थे एपी सिंह को। दरअसल एपी सिंह को लेकर मानवेंद्र सिंह पहुंचे हुए थे, क्योंकि मानवेंद्र सिंह जो है वो एक समाज के अध्यक्ष हैं और एपी सिंह को वो लेकर पहुंचे हुए थे। एपी सिंह को फीस कितनी देनी है ये मानवेंद्र सिंह ने कहा है कि वो देंगे, लेकिन मानवेंद्र सिंह ने ही जिम्मेदारी दी है एपी सिंह को कि जितने भी आरोपी हैं उन सभी को बाइज्जत बरी कराया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि ये बेकसूर है। और फिलहाल जो है जितने भी आरोपी थे उनके परिजनों से उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने पूरे केस को समझा है, क्राइम स्पॉट पर भी गए हुए थे एपी सिंह। लिहाजा जब उनसे हमने सवाल पूछा कि आप किस, क्योंकि जो अंतिम बयान होता है पीड़िता का उसी को ही आखिरकार कोर्ट मानता है, जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि पहला बयान का क्या होगा कि जो ठीक है अमित, रहिए आप हमारे साथ। हाथरस कांड में अब तक की सबसे बड़ी खबर, हाथरस कांड का नक्सल कनेक्शन सामने आया है। एक महिला जो पीड़ित के घर में नकली भाभी बनकर रह रही थी और अब एसआईटी और पुलिस को उसकी तलाश है। आरोप है किसी महिला ने पीड़ित के घर में रहकर घटना के बाद परिवार को भड़काने की साजिश रची। एसआईटी के मुताबिक पीड़ित के घर में भाभी बनकर रह रही ये महिला नक्सली है और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है। पीड़ित परिवार को भड़काने की आरोपी ये नक्सली महिला घटना के 2 दिन बाद यानी 16 सितंबर को ही पीड़ित के घर पहुंच गई थी और वहां ये 22 सितंबर तक रही। एसआईटी को इस नक्सली महिला के बारे में तब पता चला जब उसने पीड़ित की असली भाभी की कॉल डिटेल खंगाली। कॉल डिटेल से सामने आया कि पीड़ित की असली भाभी की इस महिला से लगातार बातें होती थी और अब एसआईटी मध्य प्रदेश की इस महिला नक्सली के करीब पहुंच चुकी है और जांच का दायरा भी देखिए बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ साथ अब ये जो महिला है उस तक पहुंचने की कोशिश में इस वक्त यूपी पुलिस एसआईटी की टीम लगी हुई है। हमारे साथ अजीत हमारे सहयोगी बने हुए हैं। यानी अजीत, देखिए, अब पहले सबसे बड़ी जरूरत तो इस बात की कि उस महिला को पकड़ा जाए जो न सिर्फ मीडिया के सामने आकर बयान दे जाती है, वो पुलिस के सामने भी आकर बयान दे रही है और कह रही है मैं भाभी हूं। देखिए, बिल्कुल इस पूरे मसले पर बड़ा पेच है, क्योंकि एसआईटी लगातार कह रहे हैं कि जो महिला आई थी वो थी बाकायदा वहां 5-6 दिन परिवार को भड़काया, पुलिस से बातचीत की, उसके बाद वो यहां से फरार हो गई। लेकिन लगातार जो
एक तरीके से कहा जाए कि एसआईटी की जांच एक के बाद एक बिंदुओं को खोल रही है और उसकी परत दर परत वो जा रही है, पूछताछ कर रही है लोगों से। 39 लोग भी शामिल हैं जो लगातार डे 1 से और लास्ट डे तक थे। तो अब कहीं ना कहीं पेंच जो है ये उलझता जा रहा है एसआईटी के टारगेट पर। वो महिला अभी भी है, वो कहा जा रहा है कि पीएचडी होल्डर है, डॉक्टर्स है, उसकी कॉल डिटेल्स, उसकी बहुत कुछ, उसकी जो तस्वीरें हैं वो एसआईटी के पास है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी जो वो महिला है उस तक पुलिस पहुंची नहीं है, एसआईटी पहुंची नहीं है। और एसआईटी की 3 टीमें जो काम कर रही, तीनों अधिकारियों के नेतृत्व में, वो सब कुछ मुतमईन करने के बाद उस तक पहुंचेंगे और उसकी गिरफ्तारी बहुत कुछ साबित करेगी, क्योंकि जबलपुर का मसला आ रहा है। मैं आपको रोक रही हूं। मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए भोपाल से मौजूद है, और भोपाल का रुख इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के जबलपुर की ये महिला बताई जा रही है। मनोज, कोई जानकारी, क्या यूपी पुलिस ने अभी तक एमपी पुलिस से संपर्क किया इस बाबत? अर्पिता, अभी तक नाम तो सामने उस महिला का सीधे तौर पर यूपी पुलिस ने एमपी पुलिस के साथ बातचीत नहीं की है, जबलपुर पुलिस के साथ कोई बातचीत नहीं हुई अर्पिता। लेकिन एक बात अभी एक नई सामने आई। अब से थोड़ी देर पहले एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर जो कि मेडिकल कॉलेज से वहां पर जबलपुर में जुड़ी हुई हैं, वो बाकायदा पुलिस के पास पहुंची, साइबर पुलिस में उन्होंने इस बात की शिकायत की कि उनके फ़ोन के साथ टेम्परिंग, यानी उनको कोई विदेश से भी कोई फ़ोन आया, इस तरह की शिकायत उन्होंने की। और बातचीत में उन्होंने ये भी बात कही है कि वो इस बात को मान रही हैं कि वो हाथरस गई थी, घटना के बाद वो हाथरस गई थी, लेकिन उसके जाने के पीछे वो वजह बता रही हैं कि वो इंसानियत के नाते गई थी। उनसे पूछा गया क्या आप ही वो भाभी हो जिसकी बात हो रही है? क्या इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं तो वहाँ एक बेटी की तरह अपने आप को पेश कर रही थी और मैं परिवार को ये कह रही थी कि आपने अपनी एक बेटी खोई है, आपके सामने मैं दूसरी बेटी के रूप में सामने खड़ी हूँ। लेकिन वो अपने आप को भाभी नहीं कह रही है। उनकी पुलिस में शिकायत, साइबर रिपोर्ट करना, ये तमाम चीज़ें, लेकिन उनका जो नाम है वो नाम न्यूज़ 18 इंडिया अभी इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि यूपी पुलिस की तरफ से अभी नाम सामने नहीं रखा गया। ठीक है मनोज, रही आप हमारे साथ बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। दरअसल एक महिला वहां पहुंचती और साइबर सेल में शिकायत दर्ज करा रही है और ये कह रही है कि वो गई थी हाथरस, लेकिन एक बेटी की हैसियत से गई थी, ढांढस बंधाने परिवार को गई थी। हाथरस कांड में नक्सल कनेक्शन सामने आने के बाद भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर भड़क उठे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार नई कहानियां गढ़ रही है, फिर चाहे वो फंडिंग का मामला हो या फिर नक्सली कनेक्शन। अभी तो भीम आर्मी और पीएफआई की फंडिंग का मामला था, अभी नक्सली एंगल आ गया। कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है कि ये एंगल आ जाए कि पाकिस्तान करवा रहा है, कुछ दिनों में हो सकता है कहते कि इस देश के मुसलमान जो हैं ये काम करवाना चाह रहे हैं, माहौल खराब करना चाह रहे हैं। मैंने कहा कि एक अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको उसे सच साबित करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। मुझे बताइए, क्या नक्सलियों ने वो लाश जो है रात को 2:30 बजे जलवाई? क्या नक्सलियों ने ये अपराध किया? क्या नक्सलियों ने जो है पीड़ित परिवार को मारा पीटा, बंधक बनाया? मीडिया को जाने से नक्सलियों ने रोका, आम आदमियों को जाने नक्सलियों ने रोका, विपक्ष पे लाठीचार्ज नक्सलियों ने किया। ये जो आक्रोश पैदा हुआ है सरकारी कार्यप्रणाली से हुआ, सरकार इससे नहीं भाग सकती। वहीं हाथरस कांड पर सीएम योगी ने बिना नाम लिए कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के डीएनए में विभाजन है। योगी ने कहा पहले देश को बांटा और अब कुछ लोग देश को जाति के आधार पर बांटने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर के फैसले के वक्त भी कुछ लोग दंगों की साजिश रच रहे थे। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग का रुख करें, उससे पहले जरा सुन ले कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके डीएनए में विभाजन है, बंटवारा है, उनको पूरा कुछ भी नहीं अच्छा लगता। वे हर चीज को काट छांट करना चाहते हैं और जाति के आधार पर बांटना, क्षेत्र और मत और मजहब के आधार पर बांटना उनकी प्रवृत्ति बन चुकी है, उनके डीएनए का हिस्सा ये बन चुका है। और इसलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इन्होंने पहले देश को बांटा, उसके बाद जाति के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। जब भी इन्हें सत्ता मिली, इन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं माना। इन सबके चेहरों को पहचानिए तो इनके लिए अपना परिवार और अपना खानदान ही देश है, वही समाज है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जब भी सत्ता में आते हैं तो परिवार की बात करते हैं, वंश की बात करते हैं, परिवार तक सीमित रह जाते हैं। और जब भी इससे बाहर जाते हैं, सत्ता के बाहर जाते हैं, तो उस समय फिर विभाजन और षड्यंत्र करने में कोई कोताही नहीं बरतते। और अब तो इन लोगों के चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं।
देश के खिलाफ दंगों की साजिश रचने वाले लोगों के साथ इनके संबंध उजागर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बड़ी यानी षड्यंत्र की एक साजिश देश के खिलाफ। जब पूरा देश श्री राम जन्मभूमि के ऐतिहासिक फैसले को लेकर के उमंग और उत्साह में था, तब कुछ तत्व दंगे रचने की साजिश रच रहे थे। अनुराग, यहां सीधा निशाना योगी आदित्यनाथ ने साधा और ये कहा कि कुछ लोगों के डीएनए में ही विभाजन है। देखिए, बिल्कुल यूपी सरकार का शुरू से ये स्टैंड रहा है। जब से ये घटना हुई है तब से लगातार यूपी सरकार ने सीधे विपक्ष पर निशाना साधा है और ये कहा है कि वो सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एसआईटी की जो जांच है उसमें अभी तक सीधे तौर पर किसी मेन स्ट्रीम पार्टी का नाम फिलहाल नहीं आया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, जो भी वहां पर गए हैं या लेफ्ट के लोग हों, उनका नाम सीधे तौर पर एसआईटी की जांच में कहीं नहीं आया। अभी तक सिर्फ भीम आर्मी का कनेक्शन की बात की जा रही है, जो एसआईटी की जांच में आ रहा है कि हवाला के जरिए पैसे का लेन देन हुआ है, किसी तरीके से भीम आर्मी इन्वॉल्व है। ये निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक पॉलिटिकल एलिगेशन है, लेकिन जो जांच जिस तरीके से एसआईटी की चल रही है उसमें यह बात जरूर सामने आ रही है कि कुछ तत्व ऐसे जरूर थे जो भड़काने की कोशिश कर रहे थे या जो डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे समाज को। ये कंक्लूसिव रिपोर्ट जो आएगी 16 तारीख को, सबसे महत्वपूर्ण देखना यह होगा कि क्या उसमें किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी का भी नाम आता है एसआईटी की रिपोर्ट में, या फिर जो भीम आर्मी की बात की जा रही है या नक्सलियों की बात की जा रही है, उन ऑर्गेनाइजेशंस पर ही ये पूरा का पूरा नेटवर्क निकल करके आएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली बात होगी, क्योंकि अदरवाइज ये पूरा पॉलिटिकल एलिगेशन बन करके रह जाएगा और जो जांच है वो बिल्कुल एक अलग दिशा में चली जाएगी। बिल्कुल अजीत, यानी सीएम योगी यहाँ पर ये बात कह रहे हैं, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पहले देश को बांट रहे हैं और कुछ लोग देश को जाति के आधार पर बांटने की साजिश रच रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अर्पिता, अनुराग जो कह रहे थे कि दो बातें हैं। एसआईटी दो बातों की जांच कर रही है। एक तो पहला केस के फाइट्स क्या थे, जो घटना घटी 14 तारीख से 22 तारीख तक जो लगातार बयान बदले, एफआईआर जो बदले, उसकी बात कर रही है एसआईटी। इसके साथ ही एसआईटी दूसरी बात की एंगल की जांच कर रही है कि आखिर कौन कौन से लोग इसके पीछे हैं, क्या भीम आर्मी, क्या पीएफआई, क्या नक्सल कनेक्शन और पॉलिटिकल एंगल। क्योंकि जो हमारा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था अर्पिता, उसमें भी एलआई इंस्पेक्टर विवेक वारस ने इस बात को कह रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल फायदा लोग ले सकते थे। तो इन दो एंगलों पर एसआईटी जांच कर रही है। तो जो उसकी रिपोर्ट होगी 16 तारीख की शाम तक उनको जांच करने का मौका है। उन रिपोर्ट में पहले तो इस बात का जिक्र होगा कि आखिर घटना क्या है, घटना में क्या क्या चीजें हुई है, 307 हुआ, रेप की बात कब आई, छेड़खानी की बात कब आई, उसके फैक्ट्स होंगे, उनके पूछताछ के जो बयान हैं मैं रोक रही हूं इस वक्त की बड़ी खबर। हाथरस का पीड़ित परिवार नकली भाभी पर बोलने को तैयार नहीं है। नकली भाभी पर पीड़ित परिवार ने चुप्पी साध ली और वो इस महिला के बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हमारे सहयोगी अमित वहां हाथरस में ही मौजूद है और वो दरअसल वहां परिवार के लोगों से मिलने पहुंचे, उनसे ये सवाल पूछा कि अब जानकारी सामने आ रही कि कोई एक भाभी थी, नकली भाभी, जो घूंघट करके न सिर्फ मीडिया में बयान दे रही थी, पुलिस वालों से भी वो बातचीत कर रही थी। तो आखिरकार वो भाभी कौन थी जो 16 तारीख को आती है और 22 तारीख को चली जाती है, जिसके जवाब में फिलहाल परिवार के जो लोग हैं वो चुप्पी साधे नजर आ रहे हैं। और इसीलिए अब शक गहरा रहा है कि आखिरकार क्या कोई दबाव था या कोई कनेक्शन था परिवार से। कुछ बोलेंगी नहीं? हाँ, एक छोटा सा देखिए, जिस तरीके से बातें हो रही है, एसआईटी पूछताछ कर रही है, एक बार उनसे बात कर लेंगे। एसआईटी के बारे में ज्यादा मुझे नहीं मालूम। तो जो पूछताछ हो रही है कल आई थी, उसी पे छोटा सा कर रहे हैं। परिवार वाले हैं ना, ये बैठती नहीं है उसमें। न्यूज़ 18 ने पीड़ित की असली भाभी से भी बात की और उनकी आवाज इस ऑडियो की आवाज से एकदम अलग है। इस वक्त जो है यूपी पुलिस पीड़िता के गांव में पीड़िता के जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सब के साथ मौजूद है, उनकी सुरक्षा में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये पीड़िता की भाभी हैं और ये महिला पुलिस हैं जो कि लगाई गई हैं इनकी भाभी की सुरक्षा के लिए। इनकी भाभी कहीं भी जाएंगी पीड़िता की तो उनके साथ ही जाएंगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो एसआईटी की टीम जाँच कर रही थी वो आगे क्या क्या सवाल पूछी थी? जो कुछ हुआ है, घटना घटी है, उसी के बारे में पूछा उन्होंने, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब। आपको पता है जो 7 दिन था कि एसआईटी टीम को 7 दिन में अपना जवाब दायर करना है, अब उसका समय सीमा बढ़ा के 10 दिन कर दिया गया। ये मेरे को नहीं मालूम।
ये जानकारी है आपको कि गांव का जो एक गुट है लगातार पंचायत कर रहा है, लगातार ये कह रहा है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके पक्ष में वो लोग कह रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग सीबीआई जांच से नार्को से क्यों भाग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। जो पंचायत में होगा वो चीज़ थोड़ी वो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। जो कोर्ट से ऑर्डर होगा वो सब हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जो कोर्ट से ऑर्डर होगा उसी पे, तो नार्को टेस्ट के लिए भी आप लोग कोर्ट में जाएंगे? हाँ, अगर ऐसा कुछ वहाँ से ऑर्डर मिलता है तो हम लोग राजी हैं, और पंचायत वाली कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। ये आपको क्यों लगता है कि ये जो पंचायत हो रही है आप लोग के विरोध में? इससे पहले भी क्या पंचायत हुई थी? अब जब मतलब हमारे घर पे इतना सब कुछ हुआ तब तो कोई भी नहीं आया, किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। अब कहाँ से सवाल उठ रहे हैं? क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है हम लोगों के साथ में? आप लोगों की मांग क्या है? कुछ भी मांग नहीं है, हम लोगों को न्याय चाहिए बस। अमित का रुख कर देते, जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे, जहां पर वो भाभी जो ऑडियो में सुनाई दे रही है और जो रियल में भाभी इस वक्त बात कर रही थी अमित से, उन दोनों की आवाज में बेहद अंतर पाया गया। अमित, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप स्थितियों को देख रहे हैं। परिवार वालों से जब इस संदर्भ में आपने सवाल किया कि आखिरकार वो भाभी कौन है जो 16 को आती है और 22 को चली जाती है, क्या कहा परिवार ने? जी बिल्कुल अर्पिता, आपको सबसे पहले बताऊं कि जैसे ही ये नकली भाभी की बात सामने आई, मैं सीधे पहुंचा असली भाभी के पास और असली भाभी से बात करने की कोशिश किया। असली भाभी से पूछा कि भैया ये नकली भाभी कहां से आई हैं? ये 16 तारीख को आई थी, 22 तारीख तक थी, और मैंने उनसे ये भी पूछा कि वो अक्सर आपसी से बात करती थी, आप ही के कमरे में वो रहती थी, बताइए क्या है? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके आसपास जो महिलाएं थी वो आई सीधे मेरे पास और कही कि आप लोग भाभी को बदनाम कर रहे हैं, हम आप लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, आप जाइए यहाँ से तमाम। तो मैं वहां से निकल गया। दूसरा चीज जो मनोज अभी कह रहे थे कि मध्य महिला जो है वो साइबर सेल में गई है, उसने शिकायत किया और उसने कहा है कि वो केवल मानवता के नाते गई थी, हाथरस गई थी, मानवता के नाते गई थी और कोई दूसरा रीजन नहीं था। तो वहीं जब आज सुबह जब मैं पीड़ित परिवार के घर पे गया तो उन लोगों ने नकली भाभी का जिक्र हम कर रहे हैं। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, हाथरस कांड में बड़ा पर्दाफाश होने के बाद अब यूपी पुलिस मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क करेगी। हाथरस की पीड़ित के घर में नकली भाभी बनकर एक महिला रही थी, जिसका पर्दाफाश होने के बाद हड़कंप मच गया। नकली भाभी बनकर रहने वाली ये महिला घटना के 2 दिन बाद ही हाथरस पहुंच गई, जहां उसने पीड़ित परिवार को भड़काने का काम किया। ये महिला 16 से 22 सितंबर तक पीड़ित के घर रही, जिसके नक्सलियों से संबंध होने के सुराग मिले हैं। नक्सलियों से संबंध रखने वाली ये महिला मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है, जिसके बाद अब यूपी पुलिस मध्य प्रदेश की पुलिस से संपर्क करेगी, जिससे हाथरस कांड की साजिश रचने वाली इस महिला को जल्द पकड़ा जा सके। मनोज, फिलहाल क्या जानकारी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अगर कोई है तो ये महिला है और इसकी गिरफ्तारी इस वक्त बेहद जरूरी। जाहिर तौर पर, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो पुलिस है, जबलपुर के एसपी भी इस बात को कह रहे हैं कि एक बार हाथरस की जो यूपी की एसआईटी है वो उनसे संपर्क करे, उनको एक जो ऑफिशियली ये नाम बताया जाए कि वो जो महिला है आखिर वो महिला का नाम क्या था। क्योंकि अभी मैंने बताया जैसे कि एक महिला सामने आई साइबर पुलिस में, उसने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई और वो कह रही कि भाई वो तो महिला वहाँ गई ज़रूर थी, हालांकि उसने अपनी जाने की जो इत्तला है उसने अपने ऑफिस को दी या नहीं दी, क्योंकि वो तो प्रोफेसर है, डॉक्टर है मेडिकल कॉलेज में। तो इसकी भी अभी फिलहाल तहकीकात हो रही है। हो सकता है कि जो कॉलेज की तरफ से, मेडिकल कॉलेज की तरफ से उनको इस बात का नोटिस दिया जाए कि वो बगैर बताए आखिर वहाँ कैसे चली गई, और बता के गई थी तो उनकी एप्लीकेशन कॉलेज में जाहिर तौर पर होगी। तो फिलहाल वो महिला फिलहाल अपनी तरफ से सामने आई है। उनका नाम ना तो जबलपुर की पुलिस ने कहा है और ना ही उनके नाम का खुलासा अभी यूपी की एसआईटी की तरफ से किया गया है, लेकिन एक महिला खुद सामने आई, खुद साइबर पुलिस में पहुंची, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके फ़ोन के साथ कुछ विदेश से उनके पास फ़ोन आए जिसको लेकर उन्हें किसी तरह का शक हो रहा है, कोई उनकी आइडेंटिटी बदलने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की मोटे तौर पर टेम्परिंग की शिकायत उन्होंने अपने फ़ोन की साइबर पुलिस में दर्ज कराई है। इसके बाद वो महिला कह रही है कि वो मानवता के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते वो गई थी, उनको उनके समाज के लोग थे इसलिए वो मिलने के लिए गई थी। उन्होंने वहाँ पर अपने आप को दीदी यानी बेटी की तरह पेश किया था, ना कि भाभी की तरह पेश किया था। लेकिन अब ये तमाम जांच की बातें हैं। वो सीधे तौर पर कह रही हैं कि उनका नक्सलियों से किसी तरह का रिश्ता नहीं है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन नक्सल कनेक्शन सामने आया है। एक महिला जो पीड़ित के घर में नकली भाभी बनकर रह रही थी, जिसके बाद से पुलिस
और एसआईटी इस नकली भाभी की तलाश में जुट गई, जिसके तार नक्सलियों से बताए जा रहे हैं। हाथरस कांड में पर्दाफाश हुआ कि ये महिला नकली भाभी बनकर पीड़ित के घर पर रही थी। बताया यह भी जा रहा है कि घटना के 2 दिन बाद ही महिला पीड़ित के घर पहुंची थी। यह महिला 16 से 22 सितंबर तक पीड़ित के घर रही थी। इस महिला ने खुद को पीड़ित की भाभी बताया था, जिस पर हाथरस कांड में साजिश रचने का आरोप है। और यही नहीं, नक्सलियों से संबंध रखने वाली इस महिला ने पीड़ित परिवार के लोगों को भड़काने का भी काम किया। पीड़ित परिवार को भड़काने वाली ये महिला मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है, जो घूंघट ओढ़कर पुलिस से बातचीत करती थी। हाथरस कांड की जांच कर रही एसआईटी को कॉल डिटेल्स में अहम सुराग मिले, जिसके बाद से महिला और उसके करीबियों की एसआईटी को तलाश है। यानी अनुराग, अब बेहद महत्वपूर्ण कड़ी तो ये महिला है, जिसको लेकर परिवार भी कुछ नहीं कह रहा है, परिवार भी खुलकर कुछ नहीं कहना चाह रहा है, जो संदेह पैदा कर रहा है। देखिए, बिल्कुल लगातार हम तो ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर परिवार ने 1 सप्ताह तक उसको परिवार का सदस्य बना करके वहां पर रखा, तो आखिर किस दबाव में रखा, या फिर उनको कोई लालच दिया गया था या कोई डर दिखाया गया था, ये चीज़ स्पष्ट होना ज़रूरी है। और जैसा मनोज अभी बता रहे थे कि एक डॉक्टर हैं जो वॉलंटरीली सामने आई हैं, जिन्होंने कहा है कि उनके साथ उनका जो साइबर जो उनकी आइडेंटिटी है उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठता है कि अगर वो डॉक्टर हैं और पढ़ी लिखी महिला हैं, अगर उन्हीं के बारे में बात कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस, जो कि अभी नाम जाहिर नहीं किया है, तो फिर ऐसी महिला को वहां जाकर पर्दे में रहने की जरूरत नहीं है, वहां पर जाकर घूंघट में रहने की जरूरत नहीं है और उस तरीके से मीडिया के सामने पेश आने की जरूरत नहीं है जैसे कि वो परिवार की सदस्य हों, जैसे कि वो अनपढ़ हों और जैसे कि वो उसी गांव के उसमें वेशभूषा में सामने आने की जरूरत नहीं है। तो ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है और एसआईटी इन तमाम सवालों की कड़ी जोड़ करके अपनी रिपोर्ट सामने लेकर के आएगी, जिसमें ये तमाम तथ्य उजागर होंगे कि अगर वो एक पीएचडी महिला है, अगर वो पढ़ी लिखी महिला है और अगर ये वही महिला है जो मध्य प्रदेश में मनोज जैसा कह रहे हैं कि एक महिला सामने आई है, तो फिर उनको जरूरत क्या थी इस तरीके की वेशभूषा में वहां पर रहने की, घूंघट निकाल करके रहने की, पर्दा करके रहने की और ऐसा प्रोजेक्ट करने की अपने आप को कि जैसे वो उसी परिवार की एक सदस्य हैं। ये बड़ा सवाल है। अगर वो समाज सेवा के नाते न्यूज़ 18 इंडिया के पर्दाफाश पर बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह ने मांग की कि हाथरस में नक्सल कनेक्शन की जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक वहां महिला थी जो नक्सल से उसका कनेक्शन बताया जा रहा है। कॉल डिटेल्स जब खंगाली गई हैं, उसके बाद कुछ सुराग हाथ लगे हैं। हालांकि कोशिश अभी यही है कि जल्द से जल्द उस महिला तक पहुंचा जाए। बीजेपी राज्यसभा सांसद और हाथरस से जुड़े नेता हमारे साथ हैं हरनाथ सिंह यादव जी। हम उनसे जानते हैं, सर ये बताइए, यूपी पुलिस के एसआईटी की जांच में नक्सल कनेक्शन का खुलासा हुआ है? देखिए, ऐसा है कि देश के अंदर देश को तबाह करने वाली, देश को खंड खंड करने वाली, देश को आग में झोंकने वाली तमाम ताकतें बड़ी सक्रिय हैं और कोई भी ऐसा अवसर वो नहीं छोड़ते हैं जो कि है देश में तबाही मचे, किसी भी कांड का भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। विदेशी ताकतें भी उसमें मौजूद हैं और देश के अंदर भी तमाम ऐसी शक्तियां हैं जो इस खेल में शामिल हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस देश के जो राजनीतिक दल हैं, विपक्षी दल हैं, वो भी अपने वोट पॉलिटिक्स के कारण से उनके साथ खड़े हैं हर प्रकार से। और ये जो एसआईटी की जांच में जो जैसा आप बता रहे हैं कुछ निकल के आया है, इसकी भी गहराई से जांच होनी चाहिए। दूसरे, उस हाथरस कांड में अनेक प्रश्न खड़े हुए हैं, पीड़िता की ओर से भी और पीड़ित पक्ष की ओर से भी, आरोपी पक्ष की ओर से भी। मेरा ये मत है कि इस पर सही तरीके से जांच होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उसने सुप्रीम कोर्ट को मैं आग्रह किया कि सीबीआई से जांच हो और उसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे। सर, नक्सल कनेक्शन को किस तरीके से आप देखते हो? नक्सली महिला वो रह रही थी, जांच इस बात की ओर इशारा कर रही है। देखिए, बहुत गंभीर मामला है और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और इसमें अन्य कौन कौन लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, कहां से फंडिंग हो रही है और जो पॉलिटिकल लोग हैं कहीं उनके तो उसके साथ सूत्र नहीं है, वो तो साजिश के या किसी तरीके से किसी योजना के सम्मिलित नहीं है। इसकी भी जांच होनी चाहिए।
हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है हाथरस से, जहां एसआईटी क्राइम सीन को रिक्रिएट करने वाली है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एसआईटी की टीम हाथरस में पीड़ित के गांव में घटना वाली जगह जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। इसके साथ एसआईटी ने गांव के 40 लोगों को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा, जिससे वो घटना वाले दिन के हालात को पूरी तरह से समझ सके। हाथरस केस में एसआईटी का बड़ा फैसला, क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी एसआईटी। खेत में घटना वाली जगह जाएगी एसआईटी। एसआईटी मारपीट के हालात की जांच करेगी। हाथरस केस में सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस घटना के क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। चौदह सितंबर से अब तक हाथरस की घटना में इतने पेंच आ चुके हैं कि जांच एजेंसियों को भी मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। एसआईटी का फोकस क्राइम सीन पर यानी घटना के समय के हालात पर है। पहले खबर आई कि गैंगरेप हुआ और जीप काटने का मामला आया, लेकिन पुलिस की जांच असलियत तक नहीं पहुंच पाई। इसी बीच खबर आई कि आरोपी लड़की और एक आरोपी के बीच दोस्ती थी, जिसके बाद एसआईटी पर जांच की असलियत तक पहुंचने का दबाव बढ़ गया। एसआईटी अब तक हाथरस के उस गांव में 6 बार जा चुकी है और पीड़ित परिवार और आरोपियों के परिवार से जुड़े दर्जनों लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है, लेकिन अब उसका असली फोकस खेत में क्राइम सीन वाली जगह पर पहुंचकर इस पूरे मामले को रिक्रिएट करने पर है। घटना वाली जगह पर जाएगी, बयान में दर्ज घटना को रिक्रिएट करेगी, पीड़ित से मारपीट की घटना को जांचेगी, मारपीट के हालात की पड़ताल करेगी, आरोपियों का आमना सामना कराकर हालात को परखेगी, पीड़ित की मां की मौजूदगी की जांच करेगी, घटना के बाद पीड़ित के जाने की हालात जांचेगी। एसआईटी टीम द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर में पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए वहां पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसमें एसआईटी को पूरी सपोर्ट मिलेगी, लेकिन उसके अंदर में जो सीन को रिक्रिएट किया जाएगा वो पीड़िता के लास्ट डाइंग डिक्लेरेशन के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरेस्टेड विटनेसेस के हिसाब से उस सीन को रिक्रिएट किया जाएगा तो उलझन पैदा हो सकती है। मतलब ये कि 14 सितंबर को घटना वाली जगह पर क्या क्या घटा और उस समय पीड़ित के अलावा वहां मौजूद लोग क्या कर रहे थे, इन सब के बारे में एसआईटी जांच करेगी। और अभी जो पूर्व में जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उनकी क्या कंप्लाइंस है उसको चेक कर रहा हूँ, और जो चीज़ें कमी पेशी होगी उसको अपडेट किया जा रहा है। मैंने पूर्व में भी बताया था और वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर आके गए हैं और इसको नियमित रूप से देखा जा रहा है, आकस्मिक रूप से भी देखा जा रहा है। एसआईटी ने घटना वाली जगह पर क्राइम सीन रिक्रिएट करने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि बीच में आरोपियों की तरफ से एक चिट्ठी सामने आ गई, जिसमें पीड़ित के परिवार पर ही मारपीट करने का आरोप लगा दिया गया। हाथरस मामले में एसआईटी को जांच के लिए 10 दिन का समय सीमा और बढ़ा दिया गया है, यानी एसआईटी को 16 अक्टूबर तक अपनी पूरी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपनी है। लिहाजा एसआईटी इस पूरे मामले में नए सिरे से जांच कर लेना चाहती है। एसआईटी इससे पहले घटना के 40 चश्मदीदों से बयान भी करेगी, जिससे कई सारे तथ्य भी सामने आएंगे। इससे पहले एसआईटी को कुछ बड़े अहम सुराग मिलने की बात सामने आ रही है। एक तो ये कि आरोपी और पीड़ित के भाई का सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड मिला है। दूसरा ये कि परिवार वाले और गांव वालों से जो पूछताछ हुई उससे लगता है कि मामला रंजिश का भी हो सकता है। अभी 40 लोगों से फिर पूछताछ होनी है। अब एक हफ्ते के अंदर एसआईटी को अपनी रिपोर्ट देनी है और हाथरस केस की असलियत सरकार को बतानी है, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि ये एसआईटी की जांच से पता चलेगा कि हकीकत में हाथरस का असली मुजरिम कौन है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक महिला ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाई है। महिला ने दावा किया कि वो हाथरस गई थी और पीड़ित परिवार के कहने पर 2 दिन रुकी भी थी। महिला डॉक्टर ने खुद को नकली भाभी होने से इनकार किया, साथ ही हर तरह की जांच का सामना करने की बात भी कही।
बेशक सुबह से ही एक बड़ी खबर पे न्यूज 18 लगातार बना हुआ है। यूपी एसआईटी की टीम ने इस बात का अंदेशा जताया था कि एक महिला जिसका जबलपुर से कनेक्शन है, कहीं ना कहीं वो दंगा भड़काने में उनका हाथ हो सकता है। ये आरोप एसआईटी यूपी ने लगाए थे। वो जो महिला है दरअसल वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राजकुमारी जी, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं और प्रोफेसर भी है मेडिकल कॉलेज, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राजकुमारी जी, जिस प्रकार के आरोप यूपी एसआईटी टीम ने लगाए थे, तमाम आरोप से आप भी परिचित हो गई होंगी, क्या कहना है? मुझे एग्जैक्टली ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं केवल अपने काम में बिजी थी। वहाँ से आई, मेरा आते से ही मेरी इतनी सारी ड्यूटीज़ थी। मेरी एग्जामिनेशन ड्यूटी थी, कल मैं उसमें बिजी रही दिन भर। आज मेरा लेक्चर था, मैं उसमें बिजी रही। टीवी में देखती नहीं हूँ, तो अभी मुझे बहुत जानकारी नहीं है कि मेरे ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। दंगा भड़काने का और स्पेशल रूप से नक्सल कनेक्शन की बात यूपी एसआईटी की टीम ने करी है, इस पे क्या कहना है? तो अभी ये अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं तो इसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? मुझे बताया जाए कि किस तरह से कौन सी चीज़ को कैसे देख रहे हैं, तब तो मैं उस पर क्लैरिफिकेशन अपना दे पाऊंगी ना। आप कब गई थी हाथरस और कब आपका वापसी हुई थी? क्योंकि पेशे से आप डॉक्टर हैं, सूचित आपने किया था यहाँ पे किस प्रकार से पूरा? जी मैं 3 तारीख को मैं दोपहर में यहाँ से निकली हूँ और 4 तारीख की 11:20 पर मैं वहाँ पहुँची हूँ हाथरस, और 6 तारीख तक मैं वहाँ थी। मैं 2-3 बजे तक, मुझे लगता है 2 बजे तक थी मैं। और मैंने 3 तारीख की सुबह फ़ोन किया था अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कि सर मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, मैं जा रही हूँ, आज मेरा क्लास है, लेक्चर है, तो मैं नहीं ले पाऊंगी आज मैं, बस। लेकिन इसके साथ ही आपने कल एक शिकायत भी करी कि आपकी कॉल को रिकॉर्डिंग ट्रेस किया जा रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, ये मुझे मैंने बताया कि जैसे पूरा वाकया कि मेरा अभी जो नंबर है जो कि सार्वजनिक हो चुका है, जो मेरा करीब 10-12 साल पुराना नंबर है, जो मेरी आईडी से चल रहा है, अचानक से मेरा नंबर मेरे परिचितों के फ़ोन रिकॉर्ड में उज्बेकिस्तान के नाम से शो हो रहा है। तो इसी को लेके मुझे डाउट हुआ कि मेरे नंबर के साथ टैंपरिंग की जा रही है, और कल मैंने उसी के सिलसिले में मैंने साइबर सेल में लिखित कंप्लेंट करी है। ये नकली भाभी आपको कहा जा रहा है, एक बड़ा शब्द सुबह से चल रहा है, तो ये क्या आप भाभी वहां पर बनी थी? जो कि देखा तस्वीरों में आप वहां मौजूद थी, ये नकली भाभी आखिर ये क्या बात? अब ये मीडिया चैनल के लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो मुझसे पूछ के बोलते, मेरे वर्डिंग बता दीजिए कि मैडम आपने इस वाले स्टेटमेंट में अपने आप को भाभी रिप्रेजेंट किया है, तो मैं जवाब दे सकती हूँ। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, अब मेरे बारे में कोई पीछे से बोल रहा है देखिए ये नकली भाभी, तो मुझे थोड़ी ना पता चल रहा है कि कौन क्या बोल रहा है मेरे बारे में। तो किसी के बोलने के लिए सबूत पेश करिए, क्योंकि मेरे को अनपढ़ ना समझे, सबूत के साथ ही मैं काम करती हूँ। मनोज, ये जो महिला सामने आई जिसने साइबर सेल में बकायदा शिकायत दर्ज करवाई कि कुछ छेड़छाड़ हो रही है उसके फोन के साथ, क्या जानकारी मिल रही है? कौन है ये? हाथरस गई थी कब, कितने दिन रुकी, क्या जानकारियां? ये महिला ये डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि वो हाथरस गई थी। घटना के बाद वो गई, वो 16 तारीख को गई। उनका इरादा वहाँ सिर्फ 1-2 दिन के लिए था, जाने आने का जो वक्त लगता है, और एक दिन उनको जाकर एक मानवीयता के नाते उनको अपनी संवेदनाएं बताना उनका इरादा था, ऐसा वो कह रही हैं। लेकिन जब परिवार वालों ने कहा, उनको रोकने की कोशिश की, उनको रोका गया, तो उन्होंने कहा कि जब तक आप परेशानी में हैं, जब तक आप दिक्कत है, तो मैं रुकूंगी। और इसके आधार पर वो कुछ दिन के लिए वहाँ और रुक गई। और जो बात सामने आ रही है कि वो 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक हाथरस में थी, तो यानी 16 तारीख के बाद वो कम से कम 2-3-4 दिन तक तो वहाँ थी। इस बात को वो खुद इस बात का मान रही है। लेकिन एक बात वो नहीं ये कह रही हैं कि उनके फ़ोन के साथ जब वो वहाँ थी उस दौरान पहली बात तो ये है कि वो अपने आप को, चाहे वो मीडिया से बात कर रही हो, चाहे वो पुलिस से बात कर रही हो, कभी उन्होंने भाभी की तरह पेश नहीं किया। ये उन्होंने अपनी तरफ से बताया। दूसरा, उन्होंने बताया कि वो जब वो पिता को, उनके परिवार के लोगों को कहती थी कि आपकी एक बेटी चली गई, लेकिन आपकी दूसरी बेटी आपके साथ है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। और ये सब वो बिल्कुल, यानी मनोज फिलहाल जो ये महिला सामने आई है, इनका कहना है कि इनके फोन के साथ छेड़छाड़ हो रही है और बकायदा शिकायत भी इसकी दर्ज कराई गई। आप सभी नजर बनाए रखिए।